हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सिंगलीला नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था राम सेतु को लेकर के। तो राम सेतु जो है इसको हम एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये जो राम सेतु है वो हमारे इंडिया का जो साउथ ईस्ट कोस्ट है वहां पर लोकेटेड है रामेश्वरम, और श्रीलंका का जो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट है वहां पर लोकेटेड है मन्नार आइलैंड। उसके बीच में 48 किलोमीटर लॉन्ग लाइमस्टोन सॉल की एक चेन है। अब देखो, इस राम सेतु को लेकर के अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे कि हिंदू रिलीजन में ये माना जाता है कि भगवान राम, लॉर्ड राम जो है, उन्होंने अपनी आर्मी के साथ में मिलकर के इसका कंस्ट्रक्शन किया था ताकि वो लंका में जा सके। अगर हम बात करें इस्लाम आइडियोलॉजी की, तो इस्लाम आइडियोलॉजी ये मानती है कि एडम जो है वो इस ब्रिज को पार करके यहाँ पर लंका में गए थे। और लंका में जो एडम्स पीक है वहां पर उन्होंने 1000 ईयर तक जो है वो एक पांव पर खड़े रहे थे। अब अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस का ये मानना है कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स के थ्रू इस नेचुरल स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, और जो कोरल्स हैं उसमें सैंड जो है वो यहाँ पर ट्रैप होती गई, और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो सामने आई। अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि आपने एक मूवी देखी होगी राम सेतु, जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। देखो, सबसे पहले अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट के टाइम में एक प्रोजेक्ट लाया गया ताकि इस एरिया को डिग करके जो हमारी शिप है वो इस एरिया को यूज करते हुए ही हमारे इंडिया के वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक इजीली पहुंच पाए। अभी क्या होता है कि हमारा इंडिया का ये पार्ट ये है श्रीलंका, तो यहाँ पर राउंड करके जो है जाना पड़ता है। और अगर इस एरिया को यूज किया जा सके तो यहाँ पर से डायरेक्ट अगर कनेक्ट होती है तो हमारा टाइम जो है और जो हमारी एनर्जी है वो काफी ज्यादा सेव होगी। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये बोला, क्योंकि जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर के प्रोटेस्ट किया कि अगर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा तो यहाँ की जो भी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसको हर्ट होगा। बहुत सारी यहाँ पर स्पीसीज देखने को मिलती हैं वो भी यहाँ पर हर्ट होंगी। तो उन्होंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि जो भी प्रोजेक्ट हम एस्टेब्लिश करेंगे इसकी वजह से यहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट नहीं होगी, और जो भी स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है उन सबको मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो ये राम सेतु और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर अलग अलग प्रोजेक्ट की वजह से न्यूज में रहा, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि H3N2 फ्लू जो है उसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हुई है। और इसमें जिस तरीके के कोविड के सिम्टम्स देखने को मिलते थे, किसी भी पर्सन, अगर कोई पर्सन इफेक्ट होता है उसकी बॉडी में, तो वो सेम सिम्टम्स जो हैं वो इस फ्लू में देखे जा रहे हैं। तो क्या करना है, पॉपुलेशन को भीड़ में नहीं जाना है, मास्क जो है वो कवर करना है, और जो भी हेल्थ एडवाइजरी है उन सभी को फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो, सऊदी अरेबिया और ईरान, उनके रिलेशन जो है अगर हम डिस्कस करें, वैसे तो लॉन्ग टर्म से ही उनके रिलेशन में जो है वो इश्यू देखने को मिलता है, लेकिन 2016 से जो है ये रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे। तो अभी जो है चाइना हेल्प कर रहा है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के जो रिलेशन है वो रिस्टोर हो सके, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रही है। ओके, तो हम क्या बेसिक पॉइंट है जिसके बेसिस पर यहाँ पर क्लैश देखने को मिलता है दोनों कंट्री में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल को हम समझेंगे इस मैप के थ्रू। देखो, ये है सऊदी अरेबिया और ये है ईरान, दोनों पास पास में कंट्री हैं। तो फर्स्ट इनका जो कन्फ्लिक्ट का पॉइंट है वो ये है कि रीजनल एरिया में
मतलब रीजनल एरिया में दोनों कंट्री लोकेटेड है, तो दोनों कंट्री जो है वो अपने डोमिनेंस के लिए जो है वो काम करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो दूसरा पॉइंट आता है रिलीजन के बेसिस पर। देखो, सऊदी अरेबिया और जो ईरान है वहां पर रिलीजन के दो अलग अलग जो सेक्ट हैं उनको फॉलो किया जाता है। जैसे कि ईरान में अगर हम बात करें तो या सिया मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में है, और सऊदी अरेबिया जो है वो है सुन्नी मुस्लिम पावर। तो इसको लेकर के भी दोनों में क्लैश देखने को मिलता है। साथ ही साथ में सऊदी अरेबिया का ये मानना है कि इस्लाम का जो ओरिजिन है वो हमारे यहाँ से हुआ, तो डोमिनेंस जो है, मेन पावर जो है वो उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। तो इसकी वजह से इशू जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखो, इन दोनों कंट्री के बीच में डायरेक्टली कोई जो है वो क्लैश नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है कि ओपनली वॉर हो रही है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर में जो है ये दोनों कंट्री इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? इसमें ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं कि दोनों कंट्री जो है उनके जो अगेंस्ट जो भी आइडियोलॉजी है ना उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब डायरेक्टली वॉर नहीं होती प्रॉक्सी वॉर में। इसमें क्या होता है, जो भी आपके, जैसे मैं कुछ सोचती हूँ तो जो मेरा अगेंस्ट है वो मेरी जो अगेंस्ट वाली जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करे। ओके, तो ये माना जाता है कि यहां पर अगर हम डिस्कस करें यमन में है हैती रिबेल्स, और जो हैती रिबेल्स है उनको सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा, ऐसा क्लेम करता है सऊदी अरेबिया। ओके, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि 2016 के बाद में इनके इशू जो है वो ज़्यादा बिगड़ गए थे, इनके रिलेशन जो है वो ज़्यादा बिगड़ गए थे। इसका बेसिक रीजन ये है कि शेख निमर अल निमर जो है उसको यहाँ पर ये जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था। अब ओके, ये जो शेख निमर अल निमर जो थे वो यहाँ पर जो मोनार्की है उसको डाइल्यूट करने की बात करते थे। यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था शेख निमर अल निमर को, और वो यहाँ पर इलेक्शन की बात करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सऊदी अरेबिया ने इनको एग्जीक्यूट कर दिया। और यहाँ पर जो ईरान है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी एक तरीके से जो सऊदी का जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करना, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इसकी वजह से 2016 से इनके रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे थे, और अब यहाँ पर चाइना ने इंटरवीन करके दोनों के बीच में स्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश की है। तो देखो, जब भी दो कंट्री के आप रिलेशन स्टडी करो आपको पता होना चाहिए कि क्या बेसिक पॉइंट है जिसके बीच में उनका इशू है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसकी वजह से बहुत सारे जो ग्रुप्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके समझ में आता है। आपको समझ में आता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हिस्ट्री, क्या इशू जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और किन किन बेसिस पर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो दो कंट्री के बीच में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखो, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं वो इंडिया की विजिट पर, और यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, पहले भी हमने डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी जो हैं वो ऑफलाइन मोड में हमारे इंडिया में आ रही हैं। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात के ऊपर भी फोकस किया कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी, उनके ऑफलाइन मोड में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी करेगा उसको जो है वो कुछ सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में भी वो जा सकते हैं। इस तरीके का स्टडी जो एक ग्रुप है, कॉपरेशन जो है वो देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा वाइटल लेवल पर जो है वो हमारे इंडिया के लिए जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें और अदर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है उनको मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ टेम्पल जो है उनके ऊपर जो है वो अटैक देखने को मिला। तो इसको लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि इस तरीके, क्योंकि मेजोरिटी में जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा यहाँ पर रहते हैं, और इस तरीके की एक्टिविटी जो होती है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री की जो रिलेशंस हैं उनको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो ये जो भी अटैक हुआ इसको यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करे, और जो भी ऐसा बोला जा रहा है कि अटैक बाई प्रो खालिस्तान आउटफिट्स, उनके द्वारा जो है ये अटैक देखने को मिल रहा है। तो ये जो भी इशू हैं उनको जो सॉल्व करने की ज़रूरत है, जो भी प्रॉब्लम है उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशन है वो प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी बेहतरीन लेवल पर है, लेकिन इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है उनसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने NPDRR का जो 3rd सेशन है उसकी ओपनिंग की, उसका इनोग्रेशन किया।
NPDRR क्या है? नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके, और इसकी जो थीम है इस बार की वो आपको ध्यान में रखना है कि बिल्डिंग लोकल रिजिलियंस इन ए चेंजिंग क्लाइमेट, कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो है हम लोकल लेवल पर किसी भी इशू को लेकर के जो सॉल्यूशन है उसको हम रिकॉग्नाइज करें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये NPDRR क्या है, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर भी बताया हुआ है कि NPDRR इज ए मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म constituted by the Government of India to facilitate dialogue, sharing experiences, views, ideas, action-oriented research, and explore opportunities in the area of disaster risk reduction। आप इस तरीके से समझिए कि जो है ये NPDRR जो है इसको जब एस्टेब्लिश किया गया था, इसको जो लोगो है उसको आप देखिए, यहाँ पर जो है हैंड जो है वो आपस में मिले हुए हैं, बहुत सारे हाथ जो हैं वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि मल्टी स्टेक होल्डर, मतलब डिजास्टर को कम करने के लिए अदर अदर लेवल पर अदर अदर डिपार्टमेंट, अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और डिजास्टर को सॉल्व करने के लिए उसमें मान लो अर्थक्वेक किसी रीजन में है, अब वहां पर बहुत सारी हमारी NDRF की टीम जो है वहां पर गई, जैसे अभी टर्की और सीरिया का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर इशू देखने को मिला। अब वहां पर हमारी टीम गई थी, उस टीम ने किस तरीके से अपना एक्शन किया, वहां पर क्या क्या वहां पर चीज हमने सीखी और क्या क्या इशू जो है उसको हमें सोल्व करना चाहिए, उसके बेसिस पर सारी आइडिया जो है वो यहाँ पर एक तरीके का प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ पर शेयर करते हैं और उन सारे आइडियाज को जो डिजास्टर है उनको मैनेज करने के लिए फिर उसका यूज किया जाता है। ओके, तो यहां पर देखो हमारा इंडिया का जो गुजरात स्टेट है वहां पर कच्छ एरिया जो है वहां पर भूंगा हाउस बनाए जाते हैं। ये भूंगा हाउस क्या होते हैं? ये मड से बनाए जाते हैं। यहां पर हम इसकी इमेज देखते हैं भूंगा हाउस की, ये है भूंगा हाउस। ओके, अब ये क्या होता है कि समर में आप सभी को पता है कि राजस्थान इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात वाला स्टेट है डेजर्ट एरिया, तो वहां पर हीट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये मड से हाउसेज बनाए जाते हैं जिससे कूलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है समर में। और साथ ही साथ में यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज की जाती है, ताकि अगर अर्थक्वेक आता है तो इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो अगर ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं हाउसेस, तो जो भी पीपल यहाँ पर रह रहे हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि देखो लोकल लेवल पर हर इशू का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, तो हमें क्या करना है, कहां पर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो उसको करना है रिकॉग्नाइज, फिर उसमें हम क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। ये दो मेन पॉइंट है जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन यहां पर लिखी हुई है, रिकॉग्निशन एंड रिफॉर्म आर द टू मेन कंपोनेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो आप आंसर राइटिंग करते हो, अब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिख लेनी है। और ये एग्जाम्पल डिजास्टर को कम करने के लिए, अर्थक्वेक को कम करने के लिए जो यहाँ पर कच्छ में भूंगा हाउसेज हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखो एग्जाम्पल हम बात करते हैं ना, जब भी आप टॉपर्स की टॉक सुनते हैं तो आपने एक बात सुनी होगी कि हम क्या करते हैं कि कोई भी आंसर हमने लिखा फिर उससे रेलेवेंट जो है वो हम एग्जाम्पल वहां पर दे देते थे। तो एग्जाम्पल कहाँ से आते हैं? एग्जाम्पल या तो आप योजना, कुरुक्षेत्र ये पढ़ो, या फिर जो है न्यूज़पेपर में जो है टाइम टू टाइम कोई इशू बना हुआ है, टाइम टू टाइम कोई मीटिंग हो रही है, तो उसको लेकर के इंपॉर्टेंट कोई एग्जांपल दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लिखिए। फिर आप अर्थक्वेक का सॉल्यूशन जो है, जैसे अर्थक्वेक डिजास्टर को लेकर कोई क्वेश्चन आया, आपने आंसर लिखा, आप देखो कि जैसे जहाँ की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसी सर्कमस्टेंसेज है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कच्छ में जो है वो बुंगा हाउसेज बनाए गए हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो समर में कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करता है, साथ ही साथ में अर्थक्वेक के टाइम में भी इस तरीके का इशू को डिस्ट्रॉय जो है वो ना देखने को मिले, तो इसलिए बनाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल आप दोगे तो आपका जो भी आपका आंसर है वो और क्वालिफाई और अच्छे वे में रिप्रेजेंट होएगा, और आपको जो आंसर जो नंबर है वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो एक हिस्ट्री जो है वो सबको पता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या सर्कमस्टेंसेज हैं वो आपको इंक्लूड करना होगा, क्योंकि आप एज एडमिनिस्ट्रेटर जब सिलेक्ट होंगे यूपीएससी स्टेट पीसीएस के थ्रू, तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट है, क्या सॉल्यूशन है, वो आपको देना पड़ेगा।
ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बता दिया गया है कि सबसे पहले हमें काम करना है रिकॉग्निशन के ऊपर कि किस एरिया में क्या इशू है, नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर किस एरिया में क्या है, वहाँ उसको करना है सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई। उसके बाद में हमें करना है रिफॉर्म हमारा सिस्टम, और ये सारी चीज़ें हम कर पाएंगे कि अलग अलग लेवल पर हमने जो सीखा उन सभी आइडियाज़ को हम करें शेयर, जो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा उनको करें हम शेयर, और उसके थ्रू जो है वो एक अच्छा रिजल्ट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के हम आए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल कैलेमिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में क्लियरली बात बोल दी है बहुत सारे इशू को लेकर के। देखो अभी क्या किया जा रहा है कि टेररिज्म जो है उसको लेकर के अलग अलग कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है कि अरे ये तो टेररिस्ट अटैक हुआ, इस्लामोफोबिया था, एंटी सिख था, एंटी बुद्धिस्ट था, एंटी हिंदू प्रिजुडिस था। ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया की यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, एम्बेसडर जो है रुचिरा खम्बोज, जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात बोली कि टेररिज्म टेररिज्म होता है, टेररिस्ट टेररिस्ट होते हैं, ना गुड टेररिज्म होता है ना बैड टेररिज्म होता है। टेररिज्म की वजह से जो भी कंट्री इफेक्ट होता है वो इक्वल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है। आप टेररिज्म में भी आप क्या कर रहे हो, उसमें कैटेगराइजेशन कर रहे हो कि इसकी वजह से इशू हुआ, इसकी वजह से हुआ। ये जो कैटेगराइजेशन एक गलत है। टेररिज्म टेररिज्म है, सभी कंट्रीज को मिलकर के उसको इसी तरीके से रेगुलेट, इसी तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की एक तरीके से जो है वो कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो आप सभी को पता होगा कि G4 ग्रुप जो कंट्रीज हैं वो इसके लिए तो 2005 से लगे हुए हैं। G4 में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो साउथ अमेरिका से आता है ब्राजील, और यूरोप से आता है जर्मनी, और हम अगर बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट से 2 कंट्री, इंडिया एंड जापान। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है वो चेंज हो, क्योंकि उस टाइम की सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग जो 5 कंट्रीज को आपने परमानेंट मेंबर बना दिया था, उन कंट्रीज के नेम आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन से कंट्री जो है वो 5 परमानेंट मेंबर के रूप में है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो देखो सर्कमस्टेंसेज चेंज हुई है। 5 कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड के लिए डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट जो है उससे रिप्रेजेंटेटिव, और एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो मोर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और कंट्रीज़ का इंक्लूड होना भी चाहिए। इंडिया ने हमेशा से यूएन की जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ रही हैं उनको इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिश करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फाउंडर लेवल पर जो है वो यूनाइटेड नेशन के लिए इंडिया ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जहां जहां भी हमें रिलीफ जो आर्मी भेजनी थी उसमें इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर इन कंट्रीज़ को जो है वो परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए, और इंडिया ने फिर से इसको लेकर के क्लेम किया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर इंडिया और यूएस जो है वो अपने रिलेशंस को बेहतरीन तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने भी डिस्कशन किया था। यूएस के मिनिस्टर जो है इंडिया की विजिट पर हैं और इन्होंने इस बात को लेकर के फोकस किया है। अभी इंडिया और यूएस जो है वो सेमी कंडक्टर सब कमेटी को लॉन्च करेंगे। सेमी कंडक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए। तो अगर सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी, सेमीकंडक्टर एक मटेरियल होता है जो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में एक मीडिएशन का रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी अवेलेबिलिटी अगर इंडिया में हो पाई तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं उनको जो है उसका प्रोडक्शन कर पाएंगे और उसको जो है वो हम वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है। देखो अभी क्या होता है, हमारे हैं गौशाला, आप अलग अलग लेवल पर देखते होंगे गौशाला, काउ शेल्टर। तो यहाँ पर पहले बताया गया है प्रॉब्लम। देखो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हम केमिकल का यूज़ करते थे, केमिकल का यूज़ करते थे एज ए फर्टिलाइजर और जो भी अदर पॉइंट है वहाँ पर। अब केमिकल का ज़्यादा यूज़ होने लगा तो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हुई। रिसर्च हुआ और ये बोला गया कि नेचुरल फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी तरफ हम अपने आप को प्रमोट करें।
तो यहाँ पर बताया गया है, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट बोली है कि जो काउ शेल्टर है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर मनी देती है, तो यहाँ पर जो भी वेस्टेज, जो भी यूरिन, जो भी यहाँ पर डंग जो है वो मिलता है, उस सबको हम यूज करें नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो नेचुरल फार्मिंग प्रमोट होगी तो हमारी काउ शेल्टर जो है वो भी बनी रह सकेंगी। तो इस तरीके से फार्मिंग के लिए जो डंग बेस्ड फॉर्मुलेशन है उस मार्केट को हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। ओके, और साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि काऊ डंग बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को अगर हम यूज करते हैं तो इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है आर्टिकल 48, जिसमें बोला गया है कि स्टेट शैल टेक स्टेप फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रोट कैटल। तो इन सब को रेगुलेट करने की जो हमने प्रोविजन है उसको भी हम रेगुलेट कर पाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रमोट कर पाएंगे और काउ शेल्टर जो है वो भी प्रोटेक्ट हो पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है, बजट के बाद में डिस्कशन किया जा रहा था कि विमेन जो है उसके एम्पावरमेंट के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला है कि हमारे इंडिया से अगर हम कंपैरिजन करें यूएस यूके, तो इंडिया में स्टेम कोर्सेज साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, इसके अलावा बिजनेस सेक्टर में आप बात कर लो, इसके अलावा और भी अदर सेक्टर है, यूनिकॉर्न है, इन सब में जो है वो विमेन काफ़ी अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। गर्ल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। हायर एजुकेशन के लिए गर्ल्स का जो है वो 3-fold इंक्रीज देखने को मिल रहा है और ये विमेन एम्पावरमेंट के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं। ओके, ये जो डाटा है ना वो आपको पता होना चाहिए कि 43% जो गर्ल्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में स्टेम सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, एनरोलमेंट है उनका और वो काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारी टोटल पॉपुलेशन का जो 50% पार्ट है विमेन है और उनका अगर हम यूज़ करते हैं, उनका अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम कंट्री को जो एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में प्रमोट करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो हम और अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।